हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सामाजिक अध्ययन महामैराथन क्लास। दोस्तों, हमारी ये है नंबर 6 है इसका, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि 1 जून से हमारी मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जो आपकी सभी सब्जेक्ट की चल रही हैं, ठीक है। तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, ठीक है। और क्योंकि ये आपकी जो इतनी इम्पोर्टेंट है ना, कि मैं ये स्पेशली आपके सीटेट पेपर 2 के लिए, ये जो आपकी एसएसटी है वो सीटेट स्पेशली आपका पेपर 2 के लिए है और आपका सीटेट 2020 के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। एकदम से यस कर दीजिए यदि आपके पास वॉल्यूम और स्क्रीन दोनों सही हैं, और एकदम से जय हिंद, जय हिंद दोस्तों एक बार लिख दीजिए। जी हाँ, हम एकदम से भारतवासी हैं तो एकदम से जय हिंद लिख दीजिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो चलते हैं आज के प्रश्न पर, ठीक है। तो आज का प्रश्न है दोस्तों, जी हाँ, फर्टिगेशन का संबंध है। फर्टिगेशन का संबंध बताना है, किससे संबंध है दोस्तों। आज तक आपने फर्टिलाइजर पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, लेकिन फर्टिगेशन ऐसे प्रश्न लेकर आऊँगा ना दोस्तों आपके लिए कि आप कहेंगे सर वाकई में यहीं से प्रश्न आना चाहिए, और गारंटेड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में आएंगे दोस्तों यहीं से, ठीक है। तो फर्टिगेशन का संबंध किससे है यह आपको बताना है। परागण से, निषेचन से, संकरण से, या फिर जल एवं उर्वरक दोनों से। बताइए दोस्तों, फर्टिगेशन का संबंध किससे है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, यदि आपको पता है तो बताएं कि फर्टिगेशन का संबंध किससे है। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा फर्टिगेशन के बारे में, ठीक है। तो परागण से इसका संबंध, अगर मैं कहूँ परागण से इसका संबंध है, नहीं है। निषेचन से भी नहीं है, संकरण से भी नहीं है। देखिए, फर्टिगेशन का संबंध आपका जल एवं उर्वरक दोनों से है, क्योंकि यह चीज़ें क्या करती हैं, आपका जो फसल होती है उसे बनाने में काम करती हैं, ठीक है। जल एवं उर्वरक दोनों, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किस में होती है, ये आपको बताना है। वसा में, कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन में, खनिज लवण में। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी भाई बहन जल्दी से कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएं। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं यदि आपको नहीं पता है तो ध्यान रखिए, भोजन में जो सबसे अधिक कैलोरी होती है वो आपकी वसा में होती है। किसमें दोस्तों, वसा में सबसे ज़्यादा कैलोरी पाई जाती है, यही आप ध्यान रखिए। और यदि आपसे पूछा जाए वसा के 1 ग्राम अणु में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है, तो आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, ठीक है। जी हाँ, तो ध्यान रखेंगे 9.3 किलो कैलोरी, केसीएल जिसे बोलते हैं, किलो कैलोरी ऊर्जा होती है दोस्तों। आप इसको ध्यान रखेंगे, यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको जरूर याद रखिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। दोस्तों, जब मैंने आपके लिए एनसीईआरटी को पढ़ाया था तो यह प्रश्न मैंने आपको बताया था कि शांत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, सबके बारे में पढ़ाया था और उनके एग्जाम्पल भी बताए थे। तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। अगर आपको देखना है तो इधर जाइए, आई बटन पर आपको ज्वालामुखी से संबंधित वीडियो मिल जाएगा, आप वहां पर देख सकते हैं। यहाँ पर आई बटन दिखेगा कोने में, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं किलिमंजारो, वेसुवियस, क्राकाटोआ या फिर स्ट्राम्बोली। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बताइए दोस्तों। तो अगर आपको नहीं पता है तो सुन लीजिए, जो आपका किलिमंजारो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। किलिमंजारो आपका शांत ज्वालामुखी में आता है, ठीक है। शांत ज्वालामुखी में आता है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि और कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखें। एक होता है आपका एकांकागुआ, 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 यह आपका एक शांत ज्वालामुखी है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और एक और होता है दोस्तों आपका पोपा, पोपा, पापा नहीं दोस्तों, पोपा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो किलिमंजारो, एकांकागुआ और पोपा आपका, ये आपके शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, इनको आप ध्यान रखिए, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और यदि मैं आपसे कहूँ
कि आपके जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। एक आपका होता है विसुवियस, ठीक है, विसुवियस और आपका स्ट्राम्बोली, इन दो को याद रखिए, विसुवियस और स्ट्राम्बोली, ये दोनों आपके सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, इनको आप ध्यान रखिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मूल्यांकन किससे संबंधित होता है, छात्रों के कौशलों के विकास से, छात्रों की उपलब्धियों से, छात्रों की रुचि से, या फिर छात्रों के गुणों से। बताइए मूल्यांकन किससे संबंधित होता है, सभी भाई बहन कमेंट करें। जी हाँ, तो आप सभी लोग जानते हैं छात्रों की उपलब्धियों से, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लेकिन दोस्तों ये गलत है, आप लोग गलत दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, एकदम से सही होगा। छात्रों के कौशलों के विकास से संबंधित होता है मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन क्यों करते हैं, छात्र के जो कौशल होते हैं उनका विकास करने के लिए, ना कि उपलब्धियों से उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जी हाँ, इस टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं, इस प्रश्न को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए कि आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन है, आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन है, एम.एफ. हुसैन, अवनींद्र नाथ, अमृता शेरगिल, या फिर नंदलाल बोस। तो बताइए आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। जी हाँ, सभी भाई बहन ध्यान रखें, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता होगा। और दोस्तों यदि आप गलत कर रहे हैं, यदि आप गलत कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आप अवनींद्र नाथ को भारतीय कला का पितामह कहा जाता है, तो आप इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो एक बार लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आप मेरी मेहनत देख सकते हैं। आपके लिए कभी भी मैं ना संडे देखता हूँ ना कुछ, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका सीटेट दिखता है, ठीक है, आपका सीटेट दिखता है। क्यों? क्योंकि मुझे आपका 105 प्लस स्कोर कराना है हर हाल में, इसलिए। अब बात करते हैं कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनना है इनका, ठीक है। कालक्रम के अनुसार इनका सही क्रम आपको चुनना है, पहाड़ी शैली, मुगल शैली, बंगाल शैली, कंपनी शैली। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ तुक्का मार रहे हैं दोस्तों, और तुक्का ही मारेंगे आप। लेकिन आज आप इस चीज़ के लिए समझ लीजिए कि सबसे पहले मुगल शैली आती है, फिर पहाड़ शैली आती है, उसके बाद कंपनी शैली आती है, उसके बाद बंगाली शैली आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इस प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि मुगल शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली और बंगाल शैली, ये आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए इस प्रश्न को, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार किसका था दोस्तों? महात्मा गांधी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, भीमराव अंबेडकर का, या फिर जवाहरलाल नेहरू का? तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, बताइए। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो यदि आपको नहीं पता है तो ध्यान रखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द राइट आंसर, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि जो आपके भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने कहा था कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर चाहे कैसा भी हो, कुछ भी हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है संवैधानिक। जी हाँ, संवैधानिक सरकार का अर्थ आपको बताना है, क्या अर्थ है? संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी भाई बहन कमेंट करें। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इस प्रश्न को लगा लीजिए, और कोई भी भाई बहन गलत ना करे इस प्रश्न के लिए। तो ध्यान रखिए इस प्रश्न के अगर हम बात करें तो संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, जो संवैधानिक सरकार होती है वो संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार चलती है, जैसा संविधान में लिखा है उसी हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। कानून के अनुसार सरकार, बिल्कुल सही है, संविधान में जैसा कानून वर्णित है उसी प्रकार से कार्य करना है, कोई गलत कार्य नहीं करना है। चोरी डकैती करने पर क्यों दोस्तों जेल होती है? क्यों? क्योंकि वो संविधान में लिखा है, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एकदम से सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न किसी भी भाई बहन का गलत नहीं होना चाहिए, इसमें टाइम वेस्ट भी नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी लोग जानते हैं कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे 5 जून के लिए मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है।
5 जून के लिए मनाया जाता है। और यहाँ पर 31 मई जो दिया हुआ है, तो यदि मैं आपसे पूछता हूँ 31 मई को क्या मनाया जाता है, तो आप कहोगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका 5 जून के लिए मनाया जाता है, आप इसको ध्यान रखो, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों 21 मार्च की बात करता हूँ, ठीक है, 21 मार्च की बात करता हूँ, तो 21 मार्च को आपको क्या होगा, जी हाँ, क्या हो सकता है, तो हाँ, वानिकी दिवस। वानिकी दिवस आपका 21 मार्च के लिए हो जाएगा, एकदम से आपका सही है, 21 मार्च के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक और बचा दोस्तों कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को आपको जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई के लिए मनाया जाता है, आपका एकदम से करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, आपको सभी मैंने बता दिए एकदम से बढ़िया तरीके से। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? अमेजन, नील, ब्रह्मपुत्र, गंगा। अवसाद का मतलब होता है उसमें कचड़ा बचड़ा जो है वो किसमें सबसे ज़्यादा है दोस्तों? कचड़ा, मिट्टी, इस तरीके से जो सारी चीज़ें हैं वो किसमें ज़्यादा हैं वो आपको बताना है। क्या अमेजन है, नील है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों गंगा नहीं होगा, नील नहीं होगा, अमेजन नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर, यानी कि सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उससे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो नील नदी है, नील नदी कैसी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी जाएगी तो आप कहोगे नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछी जाएगी तो आप कहोगे अमेजन नदी है। और विश्व की सबसे चौड़ी अफवाह तंत्र वाली नदी की बात की जाएगी तब भी आप कहेंगे अमेजन नदी है। नील नदी जो है, इसको मतलब मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी क्या है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। तो बताइए दोस्तों, आपका प्रश्न कहीं से बचकर जा ही नहीं सकता, आप बस बने रहिए मनु वर्मा और श्री गुरु अकेडमी के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है, यह आपको बताना है। आपके इस टाइप से भी प्रश्न आ जाते हैं कि यह ग्रंथ किसने लिखा है, ठीक है, क्योंकि जो पुराने ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनके बारे में आता है, ठीक है। संगीत रत्नाकर, राग मंजरी, गीत गोविंद, संगीत मरकंद। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बताएं क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए, सारंगदेव द्वारा रचित जो है वो आपका संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर जो है आपकी, वो आपका संगीत रत्नाकर सारंगदेव द्वारा रचित है दोस्तों, यह आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा आज का अगला प्रश्न है, आमद शब्द। आमद शब्द किससे संबंधित है? तबला से, गायन से, सितार से, नृत्य से? इस टाइप से भी प्रश्न आते हैं दोस्तों, ठीक है। खेल से भी आपके प्रश्न आ जाते हैं कि यह शब्द किस खेल से संबंधित है। तो आपका एसएसटी बहुत टफ है दोस्तों, लेकिन आपको सिंपल बनाने का काम मनु वर्मा का है दोस्तों, ठीक है। मनु वर्मा का काम है आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको सिंपल कराना, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। जो आमद शब्द है वो आपका नृत्य से संबंधित है, ठीक है। आमद शब्द नृत्य से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, बंची टॉप एक बीमारी है। देखिए दोस्तों, बीमारी भी पूछी जाती हैं, इसमें इतना सिलेबस है ना, एसएसटी का सिलेबस बहुत ब्रॉड है दोस्तों, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं जितना करा रहा हूं उतना आपको करते रहना है, ठीक है। वंची टॉप किसकी बीमारी है? आम की, लीची की, केला की, सेब की? बताइए, वंची टॉप के बारे में अब बात करेंगे, तो बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, ठीक है। जी हाँ, बताएं दोस्तों। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, गले में भी दर्द होने लगा यार बोलते बोलते, क्योंकि आप समझते गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो बंची टॉप जो है वो आपका केले की बीमारी है। किसकी? केले की बीमारी है। अब दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि केला केला जो है केले की बीमारी है, चलिए छोड़िए, इसकी ट्रिक नहीं बनाते हैं, क्योंकि हर चीज़ ट्रिक से याद कराना आपको सही नहीं रहता, क्योंकि आप फिर ट्रिक पे ही बिल्कुल डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सामाजिक विषयों में। टो नहीं होगा दोस्तों, टी होगा, ठीक है। TLM थोड़ा सा मिस हो जाता है कभी कभी। TLM प्रयुक्त नहीं होता है
कौन सा टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है, यह आपको बताना है जो नहीं होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि चुंबकीय कंपास प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सामाजिक विषय में होता है, क्योंकि ये ज्योग्राफी में होता है चुंबकीय कंपास, ठीक है। ग्लोब होता है, बिल्कुल होता है। मानचित्र भी होता है, लेकिन आपका नेपियर पट्टी या आपका एसएसटी से संबंधित नहीं है, सामाजिक विषय से संबंधित नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं, ठीक है। अगर एस्किमो के बारे में नहीं पता है तो इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखें, यहां से मैं आपके कई सारे प्रश्न बनवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, तो एकदम से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। गलत है दोस्तों, आप गलत दे रहे हैं, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, टुंड्रा प्रदेश है, ठीक है। टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं, तो इस प्रश्न को ध्यान रखिए, टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, टुंड्रा प्रदेश, ये टुंड्रा प्रदेश क्या होते हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ऑल टाइम बर्फ जमी रहती है, वो आपका टुंड्रा प्रदेश कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पोल पर पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपके पोल पर पाए जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश, ठीक है। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, ये क्या है। तो आप जानते हैं, यदि मैं आपको इस टाइप से पृथ्वी बना दूं, तो ये पृथ्वी हो गई, ये बीच से एक लाइन हो गई, ये आपका क्या हो गया, इस टाइप से आपने देखा है, ठीक है। तो ये आपकी ये वाली जो लाइन होती है, यह होती है आपकी भूमध्य रेखा। ये ऊपर वाली जो लाइन होती है वो होती है आपकी कर्क रेखा, और नीचे वाली ये वाली जो लाइन होती है वो होती है आपकी मकर रेखा, ठीक है। तो अगर हम भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो इसका जो अक्षांश होता है 0 डिग्री अक्षांश पर होती है, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होती है मकर रेखा। तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश कौन सा है। जी हाँ, भूमध्य रेखीय प्रदेश कौन सा है, तो इस टाइप से, और ये आपके क्या होते हैं, ये आपके पोल होते हैं। ये कौन सा है, नॉर्थ पोल, और ये आपका साउथ पोल है, तो आप इनको समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश क्या है, तो जहां पर बहुत सारी गर्मी पड़ती है, भैया आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है, यानी कि ये वाला हिस्सा आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश कौन सा होता है, तो ये वाला हिस्सा आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश कहलाता है, दोनों साइडों में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और ये वाला आपका टुंड्रा प्रदेश और आपका टैगा प्रदेश, ये वाले कहलाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे एकदम से बढ़िया तरीके से। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न आता है दोस्तों, जी हाँ, हमारा अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर तो बता दिया ना मैंने, जी हाँ बिल्कुल बता दिया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, कि निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। हम्बोल्ट ने, हेटनर ने, हार्टसोन ने, हर्वर्डसन ने। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। नहीं पता तो जान लीजिए, हर्वर्डसन। कौन दोस्तों, हर्वर्डसन ने सबसे पहले विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को प्रतिपादित किया था, हर्वर्डसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। अब दोस्तों इस प्रश्न की बात करते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग कितनी है, ये आपको बताना है। 4,84,000 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर, या फिर आपका 1,40,400 किलोमीटर, या फिर आपका 3,64,400 किलोमीटर। क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर, कि पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी कितनी है। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, नहीं पता तो ध्यान रखिए, 3,84,400 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बी फॉर वॉलेन इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एकदम से दोस्तों इन प्रश्नों को नोट करते जाएं यदि आपको नहीं पता है तो, ठीक है, क्योंकि नोट जब करते हैं ना आप, तो आपको वो प्रश्न लाइफ में आप कभी नहीं भूलते, आप उस चीज़ को नोटिस करके देखिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। गंगा, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा। बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर। जी हाँ, बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए, गंगा नदी नहीं होगा। अगर हम विभ्रंश घाटी की बात करते हैं तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो नर्मदा नदी है वो आपकी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन ने, या फिर दादा भाई नौरोजी ने। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। सभी भाई बहन कमेंट करें, और दोस्तों एक बार लाइक जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें दोस्तों, ठीक है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा।
जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। अगर मैं पूछता हूँ आपसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो आप सभी लोग जानते हैं किसने की, स्वामी विवेकानंद ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कब की दोस्तों, तो आपका होगा 1879 में। 1879 में दोस्तों इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और यदि आपको ध्यान हो तो 1879 में ही एक और काम हुआ था। क्या हुआ था? जी हाँ, कमेंट करें क्या हुआ था। तो यदि आपको ध्यान आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था कि 1879 में जर्मनी में क्या हुआ था, जर्मनी में पहली प्रयोगशाला स्थापित हुई थी विलियम वुंट के द्वारा, यदि आपको ध्यान हो तो। ठीक है, देखिए चीज़ों को रिलेट करना सीखिए एक दूसरे से, ठीक है, तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे। ठीक है जी हाँ। और यहाँ पर एक और बात करते हैं कि यहाँ पर इस टाइप से राम मोहन राय लिखकर आ जाता है तो पूछा जाता है राजा किसको कहा जाता है, तो आपको राम मोहन राय। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे दी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, एकदम से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आप कहोगे दयानंद सरस्वती ने। और इस प्रश्न का उत्तर तो मैंने आपको बता ही दिया, स्वामी विवेकानंद। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जी हाँ, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है दोस्तों, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है, बताइए दोस्तों। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में, संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि में, या फिर लोक व्यवस्था शिष्टाचार एवं सदाचार में, या फिर उपरोक्त सभी आधारों पर, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो यदि मैं आपसे कहता हूं, इस प्रश्न के उत्तर की यदि मैं बात करता हूं तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जी हाँ, बताएं कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता अगर खंडित हो रही है तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही है, एकदम से सही है दोस्तों। संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि हो रही है, बिल्कुल सही, तब भी लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था शिष्टाचार एवं सदाचार, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से लगा लीजिए दोस्तों इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है। सूची कितनी होती है तो बताइए दोस्तों, कमेंट करिए। तो 3 होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और आपका संवर्ती सूची। ठीक है, तो बताइए इसमें कृषि हो सकता है, कानून व्यवस्था, नागरिकता, या फिर भूमि एवं राजस्व। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, तो ध्यान रखिए, अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है, तो कृषि है दोस्तों। राज्य सूची के अंतर्गत कृषि आता है, कानून व्यवस्था भी आती है, भूमि एवं राजस्व भी आता है, लेकिन आपका नागरिकता नहीं आता, और उसमें पूछा गया है नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एकदम से सही है। ठीक है, डाक भी आपका, ये नागरिकता जो है किस में आती है, तो आप ध्यान रखिए नागरिकता आपकी केंद्र में आती है, संघ सूची में आती है। ठीक है, और आपका जो डाक भी है ये भी आपका केंद्र में ही आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बताएं कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था। जी हाँ, बताएं दोस्तों, बहुत बढ़िया, एकदम से सही आप देते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो हैं मेरे भाई बहन की तरह हैं, बिल्कुल। ठीक है, जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी लोग कहीं ना कहीं सही राइट आंसर देते हैं। तो ध्यान रखिए, यदि मैं आपसे बात करूं, ठीक है, कि लाल किला किसने बनवाया, तो लाल किला किसने बनवाया, तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, तो लाल किले को बनवाया था शाहजहां ने। किसने दोस्तों, शाहजहां ने लाल किले को बनवाया था, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन यदि मैं पूछूं कि जो मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, लेकिन लाल किला पूछा जाएगा तो आप कहोगे कि शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी, इलाहाबाद की, सिकंदराबाद की, कानपुर की, आगरा की। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। इसमें कुछ भाई बहन गलत कर सकते हैं इस प्रश्न के लिए, जी हाँ, गलत नहीं करना है दोस्तों। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी भाई बहन कमेंट करें।
जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। इस प्रश्न के अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। किसकी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब की थी? तो आपको 1506 में। कब? 1506 में दोस्तों आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। एकदम से करेक्ट है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जी हाँ, अगले प्रश्न पर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ये हमारा अगला प्रश्न है कि गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी भाई हमारे यहाँ जो खेती से संबंधित होंगे, यानी कि जो किसान होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो गांव में रहते हैं, अधिकांश लोग गांव में रहते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों की परेशानियां समझता हूं, क्योंकि मैंने स्वयं देखा है कितनी परेशानियां होती हैं गांव में रहकर। तो बहुत सारे लोग जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं, मनु वर्मा हमेशा उनके साथ है। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर वो लोग दे सकते हैं कि गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था क्या है। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से सही ऑप्शन नंबर क्या, बीज राइट आंसर। गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बालियां निकलना गलत हो जाएगा। सबसे पहले कल्ले निकलना होता है, यानी कि सबसे पहले उनका क्या होता है, उगना शुरू होता है, छोटे छोटे निकलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये तो सब बाद की बात है। बालियां बाद में निकलती हैं, दुग्धावस्था बाद में होती है, लेकिन कल्ले निकलना सबसे पहला है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर और हमारा अगला प्रश्न है, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, भूगर्भ विज्ञान, पेडोलॉजी या फिर आपका एडेफोलॉजी। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बताएं बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो एडेफोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। क्या? एडेफोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और मृदा विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो आपको पेडोलॉजी, पेडागोजी नहीं दोस्तों, पेडोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसके लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बाजार के लिए बीज दर क्या है। बाजार बाजार एक सेकंड रुकिए, बाजार नहीं होगा, बाजरा होगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया है, ये बाजरा, ये आपका बाजरा हो जाएगा। ठीक है, तो बाजरा के लिए बीज दर क्या है? तो 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिर 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से सही, आप लोग एकदम से बढ़िया आंसर दे रहे हैं। 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बाजरा जो है बोया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये लोग, आप जितने भी हमारे खेती से संबंधित भाई बहन होंगे, वो सभी लोग इसको जानते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, आपके सीटेट में जो मतलब कृषि है उससे भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? टपक सिंचाई विधि, कुंड विधि, छल्ला विधि, प्रवाह विधि। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग जानते होंगे, टपक सिंचाई विधि। यानी कि जो पानी होता है उसे छिड़काव टाइप का लगाया जाता है, यानी कि टपक टपक के पानी गिरता है, उससे क्या होता है, पानी की बचत होती है बहुत सारी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? 16 सेना सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या फिर स्थायी बंदोबस्त से। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी लोग एकदम से कहीं ना कहीं सही दे रहे हैं। तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। किससे? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं, आप सभी लोग जानते हैं इसके लिए। जी हाँ, और ये क्या थे, जो आपके लॉर्ड मैकाले जो थे, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। एकदम से सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। जी हाँ, अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, नलिनी सेनगुप्ता या फिर आपका एनी बेसेंट। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी भाई बहन कमेंट करें। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे। महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो आप कहेंगे श्रीमती एनी बेसेंट। कौन? श्रीमती एनी बेसेंट। और अगर हम बात करें जो एनी बेसेंट थी, उन्होंने सबसे पहले अध्यक्षता कब की थी? तो दोस्तों की थी जब
हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही है कि 1917 में इन्होंने पहली बार अध्यक्षता की थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने पहली बार अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, और कमेंट करके बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। आप सभी लोग जानते हैं इसके लिए। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, आपको ही बताना पड़ेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसने की। जी हाँ, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं। मौर्य काल को, वैदिक काल को, गुप्त काल को या वर्धन काल को। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी भाई बहन कमेंट करें। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि गुप्त काल को, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका रीजन ये है कि गुप्त काल में जो आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आपका जो नैतिक स्तर था और सांस्कृतिक स्तर, धर्म स्तर, ये जितने भी स्तर थे वो एकदम से उच्च कोटि पर थे। तो इसीलिए भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो एक बार लाइक ज़रूर करें, एक बार लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मोटिवेशन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग मुझे मोटिवेट करते भी रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं आप बहुत अच्छे हैं, यूनिक हैं आप। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन क्या है दोस्तों। साधन क्या है आपको बताना है। व्याख्यान, दृश्य श्रव्य, कार्य निर्धारण या वाद विवाद। बताइए सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताएं। जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोग, व्याख्यान से कुछ नहीं होता सामाजिक में। ठीक है, कार्य निर्धारण से कुछ नहीं, वाद विवाद से भी नहीं, श्रव्य दृश्य सामग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बच्चे को जब दिखाया जाए इस चीज़ को और समझाया जाए तब वो अच्छे से समझ सकता है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और लेकिन एक ही बार लाइक करें, बार बार लाइक ना करें, लेकिन क्या हो जाएगा, डिसलाइक हो जाएगा। अगर आप 2 बार लाइक करेंगे तो डिसलाइक हो जाएगा। आपको सभी को, जितने भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, सबको एक बार लाइक करना है, ध्यान रखना है, एक बार लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन यानी कि घंटी वाले बटन को दबा देना है। और आपको यदि फ्री बुक्स, नोट्स, PDF इत्यादि कुछ भी चाहिए तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य क्या है। पढ़ाने का तरीका, मूल्यांकन प्रक्रिया, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, कक्षा में प्रयुक्त हेतु, विषय सामग्री या फिर वाद विवाद। बताएं शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य क्या है। आपने बहुत सुना है कि पाठ्यचर्या क्या होती है। जी हाँ, बताएं। तो बिल्कुल सही दोस्तों, कक्षा में प्रयुक्त हेतु विषय सामग्री जो है वही आपका पाठ्यचर्या कहलाता है। एकदम से ऑप्शन नंबर, ये क्या हुआ है एकदम, जी हाँ, ये वाद विवाद ये कहाँ से आ गई, थोड़ा सा मिस हो गया है, ये नहीं आएगा। तो कक्षा में प्रयुक्त हेतु विषय सामग्री, यही आपका एकदम से राइट आंसर हो। एक मिनट रुकिए, ये नहीं होगा दोस्तों, थोड़ा सा, जी हाँ, ये नहीं होगा, मैं गलत दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या को जो तात्पर्य होता है वो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम होता है। उसके अंतर्गत आपका विषय सामग्री भी आती है, विद्यार्थी भी आता है, आपका शिक्षक भी आता है, और वहाँ की जो व्यवस्था होती है वो सारी चीज़ें आपकी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतना पढ़ने के बाद यदि आपको लगता है कि वाकई में मनु वर्मा सर के पास वाकई में कुछ है सीखने के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ हमने स्कोर रखा है 105+, जिसे हम अचीव कराने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आपकी हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, लेकिन फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।